नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। दुनिया इस वक्त कोरोना के महासंकट से गुजर रही है। इसे अगर तीसरा विश्व युद्ध कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा युद्ध है जिससे दुनिया त्राहिमाम कर रही है। चीन से निकला एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है और उसके साथ साथ लाखों लोगों की जान ले ली है। वैसे तो भारत दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देशों में से एक है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के चलते शुरुआती आंकड़े कम हुए हैं। लेकिन अब अनलॉक 1 के बाद सरकार की क्या तैयारी है? इस बीच सरकार ने देश को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, जो लगभग जीडीपी का 10% है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद जुड़ गए हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है, लेकिन ये भी विपक्षियों को पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो सरकार का जुमला है, इससे लोगों के हाथों में सीधे पैसे नहीं पहुंच रहे। आप क्या कहेंगे? नमस्कार दीपक जी, पहले तो आभार प्रकट करता हूं कि अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया है। देखिए, जब तक कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि 5% जीडीपी का आप पैकेज दीजिए, हमने 10% दिया तो शायद उनको हैरानी भी हुई होगी, लेकिन इसकी आवश्यकता देश को थी, देश के व्यापारी वर्ग को थी, देश के लोगों को थी। सबसे पहला निर्णय हमने ये लिया कि कंप्लायंस बर्डन व्यापारियों के ऊपर से हटाया जाए, 3-4 महीने की छूट दी। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लेकर आए, जिसमें अन्न और धन दोनों का ख्याल रखा गया। और फिर इकोनॉमिक पैकेज जब हम लेकर आए, आत्मनिर्भर भारत की बात हमने की, तो उसमें 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया। अब इसमें अगर कोई ये कहे कि पैसा नहीं मिला तो दुर्भाग्य होगा, क्योंकि अगर मैं आज के भी आंकड़े बताऊं तो हम देखा जाए तो 41 करोड़ के लगभग लोगों को 64,000 करोड़ रुपये के लगभग अब तक कैश दे चुके हैं, उनके खातों में पैसा जा चुका है। और ये गया है उनके खातों में जिनको इसकी ज़रूरत थी। 20.5 करोड़ जनधन खाता धारकों के खाते में लगभग 33,000 करोड़ रुपया पिछले 3 महीनों में गया है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा गया। 2 करोड़ 82 लाख जो वृद्ध विधवा दिव्यांग हैं, उनके खाते में लगभग 3,000 करोड़ रुपया गया। 7 करोड़ ऐसी बहनें जिन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर लिए थे, गैस सिलेंडर, उनकी रीफिलिंग के लिए, दोबारा गैस भरने के लिए 9,500 करोड़ से ज़्यादा उनके खातों में अब तक हम पैसा डाल चुके हैं। ऐसा ही नहीं, ऐसी बहुत सारे काम हमने किए, जैसे ईपीएफ जो भविष्य निधि होती है कर्मचारी की, वो 12% उसकी और 12% उसके मालिक के हिस्से की भी भारत सरकार ने उसके खाते में डाली है। और अब आगे के लिए कंपनियों पर ज़्यादा बोझ ना बने तो उसको 10% किया, ताकि हज़ारों करोड़ रुपए की व्यक्ति और कंपनी दोनों को ही उसका लाभ मिल सके। 25% टीडीएस और टीसीएस में हमने कटौती की, ताकि लगभग 50,000 करोड़ रुपए की चल निधि उनके पास बन सके, यानी कि लिक्विडिटी उनके पास हो सके। इसके अलावा हमने जो इनकम टैक्स था उसका रिफ़ंड 17 लाख से ज़्यादा लोगों का 27,000 करोड़ रुपया मात्र 40 दिन के अंदर वापस किया है, और अगले वालों का वापस प्रोसेस करना शुरू कर दिया। अब कईयों को और मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो मैं कुछ गिना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए हैं। बिल्कुल सही कहा, ये कदम तो है, लेकिन उनको सिर्फ एक ही बात लगती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि 7,500 रुपए महीना गरीबों के खाते में डाल दिए जाए, जिसे वो 2019 के चुनाव से बोल रहे थे न्याय योजना। उनका ये भी तर्क है कि रेटिंग गिर जाएगी सरकार की इंटरनेशनल, इसलिए ये 7,500 रुपए नहीं डाल रहे। क्या 7,500 रुपए गरीबों के खातों में डालना एक वायबल ऑप्शन है? आपसे मैं वित्त मंत्री के तौर पर पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस परिस्थितियों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। देखिए, व्यक्ति वो कह रहा है जिसका परिवार और पार्टी इस देश में 60 वर्ष सत्ता में रहे, और 60 सालों में वो बैंकों के खाते तक नहीं खुलवा पाए, खातों में पैसा डालना तो दूर की बात। उनके स्वर्गीय पिताजी स्वयं कहते थे, राजीव गांधी जी ने कहा कि 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये नीचे पहुंचता है। ये इनकी सरकारों में होता था। मोदी जी की सरकार आई तो 2014 के बाद 40 करोड़ लोगों के जनधन खाता खोल दिए, सबके बैंक खाते खोल दिए। और जितने मैंने पिछले आंकड़े आपको गिनाए, ये सब उन लोगों के खातों में सीधा पैसा मोदी सरकार ने भेजा है। उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी दिए तो बिजली का कनेक्शन भी दिया। आपके लिए जनधन योजना में पैसा भी बीच में डाला, तो उसके साथ साथ पीएम किसान के खाते में पैसा भी डाला।
ये तो बैंक खाते नहीं खोल पाए। तो ये महाशय जो आज कहते हैं कि बैंकों में पैसा डालिए, तो इनसे सबसे बड़ा सवाल तो है कि आप 60 साल करते क्या रहे। आज भी आपको राजनीति करने की बनती है। सड़क पर लोगों को ढोकर साथ में खड़ा करते हैं, वही इनके कई फोटोग्राफ्स में इकट्ठे वही लोग नज़र आते हैं जिनसे बात करते नज़र आते हैं। हम लोग महामारी के समय में राजनीति नहीं करना चाहते, हम देश सेवा करना चाहते हैं। और मोदी जी ने इस महामारी के समय भी जब जब देश से निवेदन किया कि लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू करना है, देश के लोगों ने एकजुट होकर उनकी बात को माना है और देश के लोगों ने मोदी जी की बात को माना। तभी आज ये हालत है कि जो दुनिया के 15 देशों में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उनकी कुल आबादी 15 देशों की और भारत की आबादी एक बराबर है। लेकिन भारत में जितनी मृत्यु हुई उससे 80 गुना से ज़्यादा मृत्यु उन देशों में हुई है। इससे पता चलता है भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं और हमें आगे से लड़ाई को और लंबा लड़ना है। दीपक जी, लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। जान बचाने की भी, जहान को बचाने की भी लड़ाई अभी लंबी है। और हमने अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर्स को अब खोला है ताकि लोगों को आय के अवसर मिलते जाएं, कोई दिक्कत ना आए। कुछ सेक्टर्स हैं जो रह गए होंगे, भविष्य में उनको भी खोल दिया जाएगा। मैं उन सेक्टर्स की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार 13 से 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अब कई जगह अनलॉक 1 के बाद काम होना शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने फ्लाइट से बुलाया, कुछ लोगों ने ट्रेन से बुलाया। सरकार के पास क्या आंकड़े हैं, कितना रिवर्स माइग्रेशन इस वक्त हो रहा है काम को शुरू करने के लिए अनलॉक 1 के साथ? जहाँ तक मेरी कुछ राज्यों में बात हुई, जहाँ से पहले जाने की होड़ लगी थी, वो जब जैसे ही आपने लॉकडाउन खोला तो उसके बाद वो रुक गया था। आपने अभी भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ट्रेनें भी पूरी तरह से भर नहीं पा रही वापस जाने के लिए जिन जिन राज्यों से जाना था। और वहाँ के राज्यों के लोगों ने स्वयं कहा कि अब उतने लोग वापस नहीं जाना चाहते। और जितने गए उसमें से भी लगभग 20% ने तो कुछ दिन पहले तक आवेदन कर दिया था वापस आने के लिए। तो एक और तो जो वापस आएंगे तो उसके लिए भी प्रावधान किए जाएं, ऐसा भी एक सोच है। दूसरा, अगर उनको गांव में रहना है, अपने क्षेत्र में रहना है, तो उसके लिए भी मनरेगा को हमने 1,01,000 करोड़ रुपया कर दिया है। ये राहुल गांधी जी को शायद मैं याद करवाना चाहता हूँ, इनको तो पता नहीं होगा। अगर इनको याद हो तो कांग्रेस अपने 10 वर्ष के शासनकाल में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 करोड़ रुपया खर्च पाई मनरेगा के लिए। मोदी जी ने पिछले साल 60,000 करोड़ खर्च किया था, इस साल 1,01,000 करोड़ रुपया उसको कर दिया है। इससे 182 से दिहाड़ी बढ़ाकर 202 कर दी और 300 करोड़ दिन कार्य दिवस ज़्यादा बनेंगे। मैंने आपकी बात मानी, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये भी है, कांग्रेस कहती है कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने इसी मनरेगा को क्रिटिसाइज किया था और ये कहा था कि ये कांग्रेस की असफलताओं की मूर्ति है, इसीलिए मैं इसे चालू रखूंगा। अब कांग्रेस कहती है कि वही मनरेगा आपको बचाने का एक माध्यम बना है पॉलिटिकली। आप क्या कहेंगे इस क्रिटिसिज्म को लेकर? मैं आज फिर मोदी जी की बात को दोहराऊंगा। जब कांग्रेस ने शुरू की थी तो कांग्रेस के उसी तरह का काम था जो राजीव गांधी जी अपने समय में कहते थे कि 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये नीचे पहुंचते हैं। कांग्रेस के ज़माने में इतने घोटाले मनरेगा में हुए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। काम हुए नहीं हुए पता नहीं चलता था, मस्ट्रोल बनता था और गरीब आदमी पैसे के लिए अपना इंतज़ार करता था, बीच वाले पैसे खा जाते थे। कांग्रेस का सदा ये सिस्टम रहा, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो। हमने सिस्टम को बंद किया है। हमने जियो टैगिंग मनरेगा में करनी शुरू की। जितने काम होते हैं उसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं और लोगों के बैंकों में बैंक खातों में पैसा जाता है ताकि कोई और व्यक्ति उसके पैसे को ना ले सके। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने इसको गलत तरीके से शुरू किया था, लेकिन हमने उसमें सुधार करके 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 सालों में 61,000 करोड़ रुपये तक खर्च किए और इस साल उसको 1,01,000 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं।
अनुराग जी, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जैसे हॉस्पिटैलिटी पूरी तरह बंद पड़ा है, रेस्टोरेंट का सेक्टर पूरी तरह बंद पड़ा है, बैंकेट हॉल पूरी तरह बंद पड़े हैं। शादी हमारी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है और एक पारिवारिक उत्सव भी जिसको हम मनाते आए हैं। ऐसे में कैटरिंग वालों का क्या होगा, बैंड बाजों वालों का क्या होगा, फूल उगाने वालों का क्या होगा, क्योंकि ये तो ऐसी समस्या है कि आने वाले एक साल में कहीं बड़ी शादी हो जाए इसकी संभावना न के बराबर दिखाई देती है। इस तरह के कई सवाल मेरे पास आते हैं, क्या सरकार ने कभी इसके बारे में सोचा है? आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया, क्योंकि अगर आज आप होटल खोल भी दें, रेस्टोरेंट खोल भी दें, शादियों की बड़ी बड़ी अनुमति दे भी दें, कितने लोग आने वाले हैं? आज हर कोई अपनी जान का महत्व समझ रहा है, मास्क पहन रहा है, हाथ धो रहा है, 2 गज की दूरी बनाकर चल रहा है और प्रयास कर रहा है कि अपनी जान भी बचाएं और लोगों की जान भी बचाएं। आरोग्य सेतु ऐप पे लगातार देख रहा है कि आसपास कोई संक्रमित तो नहीं है, तो लोग जागरूक भी हुए हैं। लेकिन आपने सच्चाई कही जो बहुत कड़वी भी है, लेकिन सच्चाई है कि इन वर्गों के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। आज रेस्टोरेंट खुल भी जाए, 50% भी आप खोलने की बात करो तो लोग डर डर के वहाँ पर जा रहे हैं, होम डिलीवरी कई लोग ले रहे हैं। तो बदलाव है, जीवन बदल गया सबका एक तरह से। इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ। सो मुझे लगता है सबको आदत बनानी पड़ेगी। कल तक हम आमने सामने बैठकर इंटरव्यू करते थे, आज आप स्टूडियो में हैं, मैं अपने घर पर हूँ। तो ये भी एक बदलाव है। टेक्नोलॉजी ने एक नया रूप लिया है। कल तक टेलीकॉम कंपनीज घाटे में थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में जितना डेटा का यूज़ हुआ आज उनको लाभ मिला होगा। तो कुछ सेक्टर जो कल तक अच्छे नहीं करते थे आज बहुत अच्छा करने शुरू हो गए। जो 2 महीने पहले तक बहुत अच्छा करते थे कुछ में रुकावट भी आई होगी। कई चीज़ें टेम्परेरी होगी, कई बहुत कुछ सुधार होकर वापस उस दिशा में आ जाएगी। लेकिन आप देखिए एग्रीकल्चर को लीजिए, किसान को, किसान खेती करता था, लेकिन हमने प्रयास किया कि लॉकडाउन के समय भी वो अपने खेतों तक जा सके, तो फसल पहले से ज़्यादा पैदावार हुई है। आगे उसकी फसल की पैदावार तो हो, लेकिन आधारभूत ढांचा भी बने उसको भंडारण के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो उसके लिए भी हमने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें अलग से किया है। किसान अपनी सामान को दुनिया के किसी हिस्से में बेच सके, देश के किसी हिस्से में बेच सके, उसके लिए भी हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी एक्ट में बदलाव किए। किसानों को जंजीरों से मुक्त किया है, जो मुगलों के समय से बंधे आए थे उनको आज मुक्त कर दिया मोदी जी ने। तो ये कुछ बदलाव हैं। कोयले के सेक्टर में भी है। कोयला पहले स्टील और बिजली वालों को दिया जाता था, अब कोई भी आप माइनिंग कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं और खुली मार्केट में उसको बेच सकते हैं। इससे आयात कम होगा और यहाँ पर लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से माइनिंग क्षेत्र को भी खोल दिया है कि जाते सीधे 500 माइंस का अभी ठेके देने शुरू कर देंगे ताकि लोग उसमें भी अपना काम कर सकें। हमने जो स्पेस है, अंतरिक्ष का क्षेत्र, उसको भी खोला है। इससे आपकी स्टार्टअप से लेकर आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा, ताकि लोग शोध भी कर सकें, आविष्कार भी कर सकें और व्यापार करने के लिए भी अपने अलग अलग कदम उठा सकें। इसी तरह से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। हम दुनिया के सबसे बड़े आयात करने वाले हथियारों के, हम आयात नहीं निर्यात करना चाहते हैं, मोदी जी की सोच है। तो अब हथियारों के निवेश भी, जो विदेशी पूंजी निवेश है, वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। हथियारों की सूची बनेगी जो हिंदुस्तान में ही बनेंगे, विदेश से नहीं लाए जाएंगे। यहाँ की कंपनियों को अब उसमें बल मिलेगा और पैसा कमाने का और उद्योग को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हमने खोले जिससे आगे और लाभ मिलने वाला है। आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो सार्वजनिक उपक्रम है, इसमें भी जो सरकारी क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक सेक्टर में फॉल करेंगे उनमें 1 सरकारी कंपनी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 4, और बाकी जो नॉन स्ट्रैटेजिक है उनको प्राइवेटाइज, निजीकरण कर दिया जाएगा। इसमें भी और बहुत सारे अवसर मिलेंगे, कंपनियों की एक्सपेंशन होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अनुराग जी, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि आपने कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने बाकी योजनाओं के लिए पैसा रोक दिया है, आत्मनिर्भर भारत के तौर पर भारत को खड़ा होने में कितना टाइम लगेगा? और क्या आपको लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो हमने देखा था 2025 तक, अब उसको हमको थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए, उसको परिवर्तित करना चाहिए, शायद 3 ट्रिलियन हो या 4 ट्रिलियन हो, क्योंकि 5 ट्रिलियन तो पॉसिबल नहीं लगता। मुझे लगता है बहुत जल्दी है कहना कि $5 ट्रिलियन पॉसिबल नहीं होगा।
मेरा आज भी मानना है कि भारत में और भारत के लोगों की वो क्षमता है कि वो करके दिखा सकता है। अगर पिछले 5 वर्षों में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी, तो इन 5 वर्षों में 5वें से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। ये हम करके दिखाएंगे। दूसरी बात, हमने नई योजनाएं लाने के लिए मना किया है ताकि जो बजट में प्रावधान किया गया है, हम पहले उन योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करें, उनको धरातल पर लागू करें और ताकत के साथ इतनी तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट करें कि लोगों को और काम मिल पाए। हमने 103 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स रखे हैं जो 5 सालों में हमें पूरे करने हैं। इस पे हमारा पूरा बल रहेगा, सड़कें बनाने, रेलवे बनाने, हाईवे बनाने, पोर्ट्स बनाने, ताकि जब ये सब बनेगा तो उससे रोजगार के अवसर और उत्पन्न होते हैं। तो नई स्कीम केवल योजनाएं लाते जाओ, उसका फ़ायदा नहीं होगा। जो है उसको ताकत के साथ लागू करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अनुराग जी, दूसरा मुद्दा जो है, एक और मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। हमने इकोनॉमी की बात की, आपके मंत्रालय की बात की, लेकिन एक मुद्दा दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है। लगातार चार्जशीट हो रही है, लेकिन एक पक्ष, खासतौर पर वामपंथी और मुस्लिम पक्ष, लगातार ये कह रहा है, जिसे हम सेक्युलर ब्रिगेड कहते हैं, कि अनुराग ठाकुर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्लोगन दिया था गद्दारों को और लोगों ने कहा गोली मारो। क्या आपको लगता है कि आपका वो बयान भड़काऊ था? देखिए, इन लोगों के लगातार ये प्रयास रहते हैं कि ये मेन विषय से लोगों का ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ले आए। पूरी जो जांच हुई उसमें सबूतों के साथ कहा गया है कहाँ पे क्या क्या हुआ। आज ये वहाँ से ध्यान हटाना चाहते हैं और इन सब का ये प्रयास है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी का जो पूर्व पार्षद है और उसके जो सहयोगी हैं, जो ये सब लोग उसमें शामिल थे, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आए और उस समय भारत का नाम बदनाम करने का प्रयास किया, तो ये सोची समझी साजिश यूनिवर्सिटी के वहाँ से शुरू होती है और जाते जाते कहीं और पहुँच जाती है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी साजिश ये रही होगी इन सब लोगों की कि इन लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। देश की राजधानी में दंगे इन लोगों ने फैलाए और देश में, जो देश का नाम दुनिया में इतना ऊंचा हो रहा था, वहाँ पर देश को बदनाम करने का प्रयास किया। ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए ये लोग इस तरह की बातें करना चाहते हैं। हमें इनकी बातों में ना आकर भारत को विकास की राह पर लगातार लेकर जाना है। आज देखिए, अगर G7 के देशों की बैठक में माननीय मोदी जी को बुलाया जाता है और भारत को उसका हिस्सा बनाने की बात कही जाती है, तो भारत के लिए गर्व की बात है कि आज भारत के लोगों ने 2 बार लगातार वोट देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तो दुनिया के सबसे बड़े देश ने भी और बाकी देशों ने भी भारत को न्योता देने का काम किया है। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है, ये भारतीयों की उपलब्धि है, लेकिन ये गिने चुने लोग भारत को बदनाम करने के पीछे लगातार लगे रहते हैं। हमें इन लोगों के बारे में कम सोचकर भारत को मजबूत भी करना है, नए भारत को इतना आगे लेकर जाना है कि दुनिया भर में विश्व गुरु भारत बनकर खड़े हो जाए। एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूं। आप केंद्र में मंत्री हैं, आपने दिल्ली के चुनाव के दौरान देश के गद्दारों वाला बयान दिया था। क्या एक मंत्री को यह बयान देना उचित था और क्या आपको यह भड़काऊ बयान लगता है? मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर सब कुछ पेश किया गया, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। केवल इतना कहूँगा, आज देश के सामने महामारी जो है ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है और इस महामारी के समय हमें लोगों की जान को भी बचाना है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। और इसके लिए जैसे हमने मध्यम, सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योग के साथ साथ बाकी सभी व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का 100% भारत सरकार की गारंटी पर पैसा दिया, और अब मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 7 दिन के अंदर 18,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने सैंक्शन कर दिया, 8,500 करोड़ से ज़्यादा का पैसा उनको वितरित भी कर दिया। इसमें 2.25 लाख यूनिट के लिए मंजूरी हुई थी, 1.5 लाख यूनिट को मिल भी गया है। तो कितनी तेज़ी के साथ हम इसको काम को कर रहे हैं। इसके अलावा 20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेट और 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन, ये भी हम लोग मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग के लिए कर रहे हैं, इससे भी उनको बल मिलेगा। इसके अलावा NBFCs के लिए पैसा दिया है। और तो और
जो हमने बाकी कार्यक्रम लेकर आए, इससे उद्योग जगत को बल मिलेगा। हम लोग प्रतिदिन 2 से 3 वेबिनार्स करके अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इंडस्ट्री वालों से बात करते हैं कि उनके लिए और क्या किया जा सकता है। उनकी बातें सुनने के बाद हम लोग ये निर्णय करते हैं। आप विश्वास मानिए, देश के व्यापारी वर्ग में एक बार फिर से वापस जोश खड़ा हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी जब खुल रही है, तो जब उनका मनोबल खड़ा होगा और आप जैसे इंडस्ट्री के सबसे वरिष्ठ पत्रकार जब सही बातें उन तक पहुंचाते हैं, तो उनका मनोबल और बढ़ता है। क्योंकि आपका एक अनुभव है कि अगर भारत को एकजुट करके खड़ा करना है, ये लड़ाई केवल इंडस्ट्री की नहीं, ये लड़ाई केवल मोदी जी की नहीं, ये लड़ाई केवल अनुराग ठाकुर की नहीं, ये लड़ाई हम सबकी है महामारी के खिलाफ और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। हमने करके दिखाया दीपक जी। 2014 में हमने कहा था कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपोर्ट कम करेंगे, मोबाइल यहाँ पर बनाएंगे। तब तक हम कुछ नहीं करते थे, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर तैयार हुए। अब हमने कहा है कि नंबर 1 तक बनकर जाना है, तो और पैकेज घोषित किया है। फर्नीचर, लेदर गुड्स और बाकी इंडस्ट्री के लिए हमने नए योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिससे हम इस दिशा में भी दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़े हो जाएंगे। और जो हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट या आयात होता है, वो क्रूड ऑयल और गैसेस का होता है। इसके लिए भी चाहे इलेक्ट्रिकल गाड़ी हो, हाइड्रोजन की टेक्निक हो या इथेनॉल मिक्स करने की बात हो, इस दिशा में भी भारत सरकार तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है कि किसानों को लाभ भी मिले और आयात करना भी कम हो, और हमारे यहीं पर ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ बिजली भी पैदा करें, गाड़ियां भी चलें, पैदावार भी अगर खेत में हो तो इथेनॉल बनाकर उसके मिक्स करके पेट्रोल में दिया जाए, ताकि भारत में प्रदूषण भी कम हो। आपने देखा होगा 2 महीनों में गंगा यमुना भी साफ हो गई। जो सरकारें नहीं कर पाई वो प्रकृति ने स्वयं करके दिखाया। यानी कि हम सब लोगों ने मिलकर इसको कितना प्रदूषित किया था। अगर इंडस्ट्री और सरकारें जागरूक हो जाएंगी तो आने वाले समय के लिए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ना केवल आत्मनिर्भर भारत, एक सुंदर स्वच्छ भारत देकर जाएंगे। ठीक है अनुराग जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरा आखिरी सवाल यह है कि आपकी सरकार का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो शाहीन बाग खड़ा करते हैं, शाहीन बाग 2 खड़ा करने की कोशिश करते हैं? ये देश में कौन सी विचारधारा है और इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आपका क्या मत है? मेरा लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, और अगर इनको किसी बात का गुरेज भी है तो दिल्ली में जंतर मंतर पर सारी दुनिया आकर वहाँ पर अपना प्रदर्शन करती, वहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन लोगों के लिए रास्ते रोकना, अवरोध पैदा करना, एम्बुलेंस तक को रोक देना, ये ठीक नहीं है। आखिर इतनी शय क्यों मिल रही है? कौन लोग इनके मंचों पर जाकर भाषण देते हैं? कौन है वो जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं? कौन है जो देश में खून बहता देखना चाहते हैं? क्या भारत के लोग ऐसे लोगों को मंजूर करेंगे? अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए तब कुछ नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही तब भी इन लोगों ने उस पर, राम मंदिर की बात हो, क्या इन सब विषयों को लेकर आखिरकार भ्रांति फैलाने का काम क्यों किया जाता है? कौन लोग हैं वो जो अपनी राजनीति या अपने चैनल पर अपने शो को चमकाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं देश के सामने सच्चाई है, इसको और प्रखरता के साथ जब आप जैसे लोग रखते हैं, और उन लोगों को चैनल पर जब 6 लोग भी डिबेट कर रहे थे, आप स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि बताइए नागरिकता जाएगी कैसी, तो मैंने आपके शो पर भी देखा लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि आप किसी का पक्ष नहीं लेते। आप पूछते हैं कि बताइए नागरिकता कैसे जाएगी? क्या ट्रिपल तलाक से किसी बहन को फ़ायदा नहीं हो पा रहा कि उसका पति उसको सड़क पर अब नहीं छोड़ेगा? तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। अगर हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी इन सब के लिए भी सेम है तो मुसलमान के लिए क्यों नहीं? भारत का कानून हर धर्म के लिए एक जैसा है और एक धर्म के लिए एक जैसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में और उसके अलावा जो समसामयिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में हमसे बात कर रहे थे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जरूर एक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और उसके आप भी एक बड़े शिल्पकार होंगे। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।